वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टोरी का नाम है बच्चा ही मास्टरमाइंड होता है। दिस कॉमिक स्टोरी रिटन बाय सुमित। तो चलिए अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। स्टोरी का नाम है बच्चा ही मास्टरमाइंड होता है। सुनो, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर तुम्हारी रूह कांप जाएगी। हम अक्सर सोचते हैं कि बच्चे मासूम होते हैं, उनके दिल में कोई छलकपट नहीं होता। लेकिन कभी-कभी उस मासूम चेहरे के पीछे कुछ ऐसा छुपा होता है जिसकी कल्पना भी कोई आम इंसान नहीं कर सकता। यह कहानी है 7 साल के एक बच्चे की, जो कोई साधारण बच्चा नहीं बल्कि उस पूरे खौफनाक खेल का मास्टरमाइंड था। दिन ढल चुका था और आसमान में काले घने बादल छाए हुए थे। मैं अपने पेशे के सिलसिले में एक नए शहर आया था और मुझे एक पुरानी सुनसान हवेली में रहने का मौका मिला। इस हवेली के मालिक मल्होत्रा जी अपनी पत्नी और 7 साल के बेटे आरव के साथ वहां रहते थे। मल्होत्रा जी ने मुझे बताया था कि यह हवेली उनके पूर्वजों की है, लेकिन जब से वे यहाँ रहने आए हैं, घर का माहौल कुछ अजीब सा रहने लगा है। पहली मुलाकात और वो अजीब एहसास। जिस दिन मैं उस हवेली में कदम रख रहा था, बाहर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बिजली कड़क रही थी और हवेली के बड़े बड़े दरवाजे हवा से टकराकर अजीब आवाजें कर रहे थे। तभी मेरी नजर सीढ़ियों पर पड़ी। वहां आरव खड़ा था, एक सफेद शर्ट और हाफ पैंट पहने, हाथ में एक पुराना फटा हुआ टेडी बियर लिए। उसकी आंखें, वो किसी 7 साल के बच्चे की आंखें नहीं लग रही थीं। उनमें एक अजीब सी गहराई थी, एक ऐसा सन्नाटा जो अंदर तक डरा दे। उसने मेरी तरफ देखा और एक ऐसी मुस्कान दी जिसने मेरे रेंगते हुए खून को जैसे बर्फ बना दिया। अंकल, इस घर में आपका स्वागत है। लेकिन याद रखना, यहाँ रात को जो दिखता है वो होता नहीं, और जो होता है वो दिखता नहीं। मल्होत्रा जी ने हंसते हुए आरव के सिर पर हाथ फेरा और मुझसे कहा, अरे इसे नजरअंदाज कीजिए, यह आजकल कुछ ज्यादा ही डरावनी कहानियां पढ़ने लगा है। लेकिन मैं समझ गया था कि कुछ तो गलत है। हवेली का बढ़ता हुआ खौफ। जैसे जैसे दिन बीतते गए, हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं बढ़ने लगीं। आधी रात को पायल की छन छन सुनाई देती। दीवारों पर अपने आप खून जैसे लाल रंग से अजीब से निशान बन जाते। मल्होत्रा जी और उनकी पत्नी अक्सर रात को चीखते हुए सोकर उठते, जैसे किसी ने उनका गला घोंटने की कोशिश की हो। अजीब बात यह थी कि जब भी ये घटनाएं होती, आरव गायब रहता या फिर अपने कमरे में चुपचाप बैठा उस फटे हुए टेडी बियर से बातें कर रहा होता। मल्होत्रा जी पूरी तरह टूट चुके थे। उन्हें लगता था कि इस हवेली पर किसी पुरानी आत्मा का साया है। उन्होंने मुझसे कहा, मुझे लगता है कि मेरे पूर्वजों की आत्मा इस घर को खाली कराना चाहती है। वे आरव को नुकसान पहुंचा सकते हैं, हमें यहां से भागना होगा। मैंने भी उनकी बात पर विश्वास कर लिया। मुझे भी यही लगा कि कोई भूतिया साया इस परिवार के पीछे पड़ा है। लेकिन मैं कितना गलत था, इसका अंदाजा मुझे उस काली रात को हुआ। वो खौफनाक रात, सच का सामना। वह अमावस्या की रात थी। बिजली कटी हुई थी और पूरी हवेली मोमबत्तियों की मध्यम रोशनी में डूबी हुई थी। अचानक रात के करीब 2 बजे मुझे मल्होत्रा जी के कमरे से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। मैं तुरंत अपनी टॉर्च लेकर उनके कमरे की तरफ भागा। कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था। जो नजारा मैंने देखा, उसने मेरे पैरों तले से जमीन खिसका दी। मल्होत्रा जी और उनकी पत्नी जमीन पर बंधे हुए थे, उनके मुंह पर पट्टी बंधी थी और उनकी आंखों में साक्षात मौत का डर था। और उनके सामने वह 7 साल का बच्चा आरव खड़ा था।
लेकिन इस समय उसके हाथ में कोई खिलौना नहीं था। उसके एक हाथ में एक तेज धार वाला चाकू था और दूसरे हाथ में एक प्राचीन अजीब सी काली किताब। कमरे के चारों तरफ मोमबत्तियां एक घेरे में जल रही थीं। आरव कोई मंत्र पढ़ रहा था और उसकी आवाज, वो किसी 7 साल के बच्चे की भारी आवाज नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई सदियों पुराना शैतान उसके अंदर से बोल रहा हो। मास्टरमाइंड का खुलासा। मैंने हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, आरव, यह क्या पागलपन है? छोड़ो अपने माता पिता को। आरव धीरे से घूमा। उसकी आंखें पूरी तरह से काली हो चुकी थीं, सफेद हिस्सा गायब था। वह धीरे धीरे मुस्कुराया और बोला, माता पिता? कौन माता पिता अंकल? ये लोग मेरे माता पिता नहीं हैं। और जो भूत प्रेत आप इस घर में ढूंढ रहे थे ना, वो कोई बाहर से नहीं आया था। वो सब मैं कर रहा था। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। मैंने कांपते हुए पूछा, तुम यह सब क्यों कर रहे हो? आरव ने चाकू को मल्होत्रा जी के गले के पास लाते हुए कहा, 7 साल पहले इस हवेली के नीचे दबे खजाने को पाने के लिए इन दोनों ने इस हवेली के असली मालिक के पूरे परिवार को जहर दे दिया था। उस परिवार का एक छोटा बच्चा भी था जो तड़प तड़प कर मरा था। मैं मैं उसी बच्चे का पुनर्जन्म हूँ। मैंने 7 साल तक इंतजार किया, इस मासूम शरीर के पीछे छुपकर अपनी शक्तियों को जगाया। इस घर में जो भी डरावनी आवाजें आती थीं, जो भी परछाइयां दिखती थीं, वो सब मेरा भ्रम था, ताकि ये लोग डर के मारे पागल हो जाएं। वह बच्चा, जिसे सब लाचार और मासूम समझ रहे थे, दरअसल इस पूरे खौफनाक खेल की बिसात बिछाने वाला मास्टरमाइंड था। उसने अपनी मासूमियत का इस्तेमाल एक ढाल की तरह किया था, ताकि कोई कभी उस पर शक न कर सके। अंतिम खौफनाक मंजर। आरव, रुक जाओ। कानून उन्हें सजा देगा, मैंने चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश की। कानून? इंसानों का कानून आत्माओं पर लागू नहीं होता अंकल, आरव ने ठंडे स्वर में कहा। उसने अपनी किताब हवा में लहराई और अचानक कमरे की सारी मोमबत्तियां बुझ गईं। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। मुझे हवा में उड़ने की आवाजें और मल्होत्रा दंपति की आखिरी घुटती हुई चीखें सुनाई दीं। मैं डर के मारे अंधाधुंध पीछे भागा, हवेली के मुख्य दरवाजे की तरफ। मैंने दरवाजा खोला और बिना पीछे मुड़े उस कड़कती बिजली और बारिश में भागता चला गया। अगले दिन जब पुलिस उस हवेली में पहुंची, तो वहां मल्होत्रा जी और उनकी पत्नी की लाशें मिलीं। उनके चेहरों पर खौफ साफ दिख रहा था, लेकिन आरव का कहीं कोई अतापता नहीं था। वह गायब हो चुका था। आज भी जब मैं किसी छोटे बच्चे को अकेले में चुपचाप मुस्कुराते हुए देखता हूं, तो मेरा दिल बैठ जाता है, क्योंकि मैं जान चुका हूं कि मासूमियत के उस मुखौटे के पीछे कोई भी शैतानी दिमाग छिपा हो सकता है। कोई नहीं जानता कि अगला मास्टरमाइंड कौन सा बच्चा होगा। Thanks for watching this comic story. Keep your support. Like, share and subscribe to my YouTube channel. Also, you can share this comic video with your friends and family. This is my Instagram ID. Give me your suggestions about the comics videos. This comic story written by Sumit.